अत्याचारी हुकूमत से मुक्ति पाना हो या किसी बड़े विकास की शुरुआत, हर रिवॉल्यूशन की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने नेपाल में देखा, जहां जनता ने सत्ता को यूं पलट कर रख दिया मानो कोई ताश का खेल हो। यह तो पॉलिटिकल परिवर्तन था, मगर आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े रिवॉल्यूशन की, जो सबसे बड़ा ब्लंडर बन गया, जिसे बिगेस्ट टेक कोलैप्स इन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत भी एक छोटी सी चिंगारी से हुई थी, लेकिन फिर यह तबाही का कारण बन गया। हम आज इस टेक कोलैप्स के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2025 में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है। आखिर क्यों हुआ था टेक कोलैप्स और आखिर क्या होने वाला है 2025 में, यह समझने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। हर बड़े रिवॉल्यूशन की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। ऐसी एक चिंगारी थी .com बबल की। .com बबल कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं था, बल्कि यह एक इकोनॉमिक इवेंट थी। ये कहानी है उस दौर की जब इंटरनेट एक बेरंग जगह हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1993 की। तब केवल टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर ही हुआ करते थे, लेकिन फिर आया मोज़ेक। इसने जादू करके दिखा दिया। मोज़ेक की बात की जाए तो यह पहला वेब ब्राउजर था जिसने टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर्स भी दिखाना शुरू कर दिया था। इंटरनेट के विकास की यह पहली चिंगारी थी। इसके बाद इंटरनेट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेरंग से दिखने वाले पेज धीरे धीरे रंगीन होने लगे, और यह सारा जादू किया था मार्क एंड्रीसन नाम के प्रोग्रामर ने। मार्क एंड्रीसन और उनकी टीम को समझ में आ गया था कि भविष्य इंटरनेट का होने वाला है। वे जानते थे कि इस मौके को कैश करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया नेटस्केप। नेटस्केप की बात की जाए तो ये कंपनी पहले ही बनाई जा चुकी थी, मगर 1995 में उसने वह कारनामा कर दिखाया जिसने वॉल स्ट्रीट और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया। दरअसल नेटस्केप ने अपनी कंपनी के शेयर पब्लिक को बेचने का इरादा किया, जिसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। हालांकि उन्होंने सारे शेयर नहीं बेचे थे, लेकिन शुरुआती शेयर को $28 में बेचा। जैसे ही मार्केट खुला, यह शेयर $75 तक पहुंच गया और $58 पर जाकर क्लोज हुआ। सोचने वाली बात यह थी कि जो कंपनी सही से प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही थी, आखिर उसकी वैल्यू इतनी क्यों बढ़ गई। लेकिन एक ब्राउजर ने उसे रातों रात $2.9 बिलियन का मालिक बना दिया था। मगर सवाल यह उठता है कि क्या यह कामयाबी केवल नेटस्केप की थी? जी नहीं, यह कामयाबी नेटस्केप के साथ साथ उन लोगों की भी थी जिन्होंने $28 में शेयर खरीदे थे। उनकी इन्वेस्टमेंट एक दिन में डबल हो गई थी। यह दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए संकेत था कि अगर किसी कंपनी के नाम के आखिर में .com लगा हो तो उसकी वैल्यूएशन आसमान को छूने वाली है, चाहे फिर उस कंपनी ने अभी प्रॉफिट कमाना शुरू ना किया हो। जैसे ही सबको यह पता चला, एक नई सोच का जन्म हुआ। प्रॉफिट इज ऑप्शनल, ग्रोथ इज किंग। लोगों को समझ आ गया कि कंपनी प्रॉफिट बनाए या ना बनाए, उसके शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए। बस फिर क्या था, अब हर उस कंपनी के शेयर बिकने लगे जिसके आखिर में .com लगा हुआ था। इनफैक्ट कंपनियों के शेयर खरीदने का मकसद उनके प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि शेयर प्राइस बढ़ने पर उससे होने वाले फायदे के लिए हो गया, जिसके लिए नेटस्केप ही रिस्पॉन्सिबल थी। दरअसल जैसे ही नेटस्केप को कामयाबी मिली तो .com गोल्ड रश शुरू हो गया। अब हर इंसान इंटरनेट कंपनी स्टार्ट कर रहा था और वेंचर कैपिटलिस्ट आंखें बंद करके अंधाधुंध पैसा लगा रहे थे। वेंचर कैपिटलिस्ट की बात की जाए तो ये वही अमीर लोग होते हैं जो नई कंपनियों में पैसा लगाते हैं। .com का यह बुखार कितनी तेजी से बढ़ रहा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पालतू जानवरों के खिलौने बेचने वाली कंपनी का नाम pets.com रख दिया गया। किसी ने फैशन स्टोर खोलकर उसे boo.com नाम दे दिया। साथ ही ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करने के लिए webvan.com नाम की कंपनी खुली। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि 2-4 सालों के दौरान 1994 आते आते 457 कंपनियां अपनी IPO लॉन्च कर चुकी थीं, और इनमें ज्यादातर .com कंपनियां थीं। इसका फायदा इतना ज्यादा हो रहा था कि पहले दिन ही उनके शेयर 90% ऊपर तक चलने लगे थे। यह वह दौर था जब हर कोई अमीर होता जा रहा था, यहाँ तक कि साधारण इंसान जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वो भी अपनी जिंदगी भर की कमाई .com कंपनियों के स्टॉक्स में लगाने लगा। यह एक पागलपन था। लेकिन अमेरिका के सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन ने इसे इरेशनल एक्सुबरेंस नाम दिया। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मार्केट में लालच बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और यह लालच एक दिन सबको डुबो देगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई गुब्बारा जिसमें हवा भरते जा रही हो और वह किसी भी वक्त फट सकता है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सबने उनका मजाक बनाया क्योंकि हर किसी को फायदा हो रहा था। इनफैक्ट अब FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी था। कंपनी के CEO खुद को रॉक स्टार समझने लगे थे। इनफैक्ट जैसा कि हमने अभी बताया कि ऑनलाइन फैशन वाली एक कंपनी boo.com ने 6 महीने में $188 मिलियन जला दिए, यानी कि खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए।
लोग जितना पैसा कमा रहे थे उतना ही उड़ा रहे थे। जैसे कि पिक्सलॉन नाम की कंपनी ने अपनी लॉन्च पार्टी लॉस वेगास में की थी, जिसमें $16 मिलियन केवल बैंड्स की परफॉर्मेंस पर बहा दिए। ये तो कुछ भी नहीं था, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ चुकी थीं जिनका ना तो कोई बिजनेस मॉडल था और ना ही प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी महंगी महंगी पार्टियां करवाकर अपनी मार्केटिंग कर रही थीं। यह सभी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बल्कि अपने शेयर बेचने के लिए कर रहे थे। इन कंपनियों की बात की जाए तो उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वे केवल तब तक जिंदा रहीं जब तक उनमें नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे। जैसे कि जून 1999 में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में एक ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस कंपनी ने अपना पहला डिलीवरी सेंटर खोला था, जिसका नाम वेन था और ये भी .com बबल का हिस्सा थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शुरुआत में ये बहुत फेमस हुई, इसलिए आईपीओ में अपने 32 करोड़ शेयर में से 2.5 करोड़ शेयर $15 में बेच दिए थे। इसी पैसे से इन्होंने डिलीवरी मैन से लेकर वेयर हाउस और डिलीवरी स्टॉल खोल दिए, लेकिन इन्हें और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स चाहिए थे। इन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया ताकि मार्केट में यह मैसेज जाए कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। बस फिर क्या था, जल्द ही दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने वेन के स्टॉक्स को अंधाधुंध खरीदना शुरू कर दिया। देखते देखते इसकी कीमत 3 गुना तक बढ़ गई और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस दौर में कंपनी की टोटल वैल्यू $10 बिलियन तक जा पहुंची थी। पर वो कहते हैं ना कि आती हर चीज की बुरी होती है। .com बबल के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि .com का जो बबल लगातार फूलता जा रहा था वह अब फटने की कगार पर आ पहुंचा था और इससे फटने में बहुत सारी चीजों ने भूमिका निभाई। सबसे पहले था ईयर 2000 का डर। दरअसल 1999 के आखिर में दुनिया भर में एक डर फैल गया था जिसे Y2K बग कहा जाता है। Y2K की बात की जाए तो लोगों को लग रहा था कि जैसे ही सन 1999 से 2000 होगा, पुराने कंप्यूटर सिस्टम दोबारा 1900 पर चले जाएंगे और सब कुछ क्रैश हो जाएगा। इनफैक्ट बैंक से लेकर इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ बिगड़ जाएगा। हालांकि यह सिर्फ डर था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर इसने मार्केट में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से लोगों ने 2000 से पहले ही स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए थे और यह इस बैलून में हवा निकालने वाला पहला कारण था। दूसरा कारण था इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। दरअसल फरवरी 2000 में एलन ग्रीनस्पैन यानी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, यानी अब बैंक से कर्ज लेने पर ज्यादा ब्याज देना होगा और अगर बैंक में पैसे रखे जाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसकी वजह से लोगों ने स्टॉक से पैसे निकालकर बैंक में रखना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी स्टॉक से ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें बैंक दे रहा था। .com कंपनियां तो इन्वेस्टर्स पर ही जिंदा थीं। उनके पुराने इन्वेस्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता भागने लगे और नए इन्वेस्टर्स के आने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जापान की बात की जाए तो जापान हमेशा से ही टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह रहा है और उस समय भी उसकी हुकूमत सर्वोच्च थी। मार्च 2000 में जापान ने ऐलान किया कि उनकी इकोनॉमी रिसेशन का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट में यह इंप्रेशन गया कि अगर जापान की इकोनॉमी ठंडी हो चुकी है तो फिर बाकी देशों का क्या होगा, जबकि जापान तो टेक्नोलॉजी का किंग है। जैसे ही जापान के डाउनफॉल की यह खबर आई, लोगों ने अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिए और यह तो आप समझ ही गए होंगे कि उस वक्त सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स कौन से थे। जी हाँ, आपने सही समझा, .com स्टॉक्स। एक के बाद एक करके यह बैलून फूटने लगे। लास्ट में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियां तेजी से क्रैश होने लगीं और फिर आखिरकार एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो गया। मार्च 2000 में जो नेस्डैक इंडेक्स 5000 पॉइंट से ऊपर था, अगले 2 सालों में 80% तक गिरकर केवल 1000 पॉइंट पर आ गया। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए थे तो उनकी कीमत केवल 2 लाख रुपए रह गई थी। यह तूफान कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसमें $1.7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। जिन कंपनियों की वैल्यू अरबों डॉलर की थी, उनकी कीमत कचरे के बराबर पहुंच गई। फिर चाहे pets.com, वेन.com या boo.com, ऐसी हजारों कंपनियां बंद हो गईं। इसके साथ साथ लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। जो खुद को जीनियस समझते थे वे भी कंगाल हो गए। .com सपना एक डरावनी ख्वाब में बदल चुका था। मगर सवाल यह उठता है कि क्या .com की सारी कंपनियां ही बंद हो गई थी या सबका सफाया हो गया था? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इस कचरे के ढेर से कुछ ऐसी कंपनियां भी निकलीं जो न केवल जिंदा बचीं बल्कि आगे चलकर दुनिया पर राज करने लगीं। इनमें शामिल थीं अमेज़न, गूगल, ईबे और एप्पल। मगर अब सवाल यह उठता है कि जब ज्यादातर .com कंपनियां डूब गईं तो ये कैसे बचीं और इतना सफल कैसे हुईं? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास वह था जो बाकी .com कंपनियों के पास नहीं था, सॉलिड बिजनेस मॉडल। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना है कि .com कंपनियों को इल्जाम देना आसान है, लेकिन असली जिम्मेदार तो कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंक और भी वेंचर कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने अपने लालच में इस आग को हवा दी थी। असल में .com बबल इंटरनेट की तारीख का एक बेहद दर्दनाक सबक था। इसने दुनिया को सिखाया कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, बिजनेस के बुनियादी उसूल नहीं भूलने चाहिए।
बिजनेस के बुनियादी उसूल हमेशा वही रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया 25 साल पुराने इस तूफान से कोई सबक नहीं सीख पाई। इतिहास तो होता ही है सीखने के लिए, लेकिन 2025 में नई टेक्नोलॉजी जैसे कि क्रिप्टो और एआई में भी करीब करीब वैसा ही पागलपन देखने को मिल रहा है जैसा .com के दौर में देखा गया था। आज हर छोटी बड़ी कंपनियां अपने नाम के आगे एआई और ब्लॉकचेन शब्द लगाकर ढेर सारी इन्वेस्टमेंट्स जुटा रही हैं, जबकि ज्यादातर का तो दूर दूर तक एआई से कोई लेना देना नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है Builder.ai। अगर Builder.ai की बात की जाए तो 2023 में वियतनाम के एक आलीशान 5 स्टार होटल में एक शानदार पार्टी हो रही थी जिसमें दुनिया भर की मशहूर हस्तियां शामिल थीं। यह एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत करने का मौका था। इस कंपनी ने दावा किया कि हम एआई की मदद से बिना किसी कोडिंग के एप्स बना देंगे। जैसे ही यह खबर सामने आई तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े बड़े वेंचर एक दिन में $250 मिलियन की फंडिंग देने लगे। जल्दी ही कंपनी की वैल्यूएशन $1.5 बिलियन तक जा पहुंची। हर कोई टेक्नोलॉजी को एआई का भविष्य समझने लगा, लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और ही चल रही थी। दरअसल जब इस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि यह एप्स एआई से नहीं बल्कि भारत और वियतनाम के इंजीनियर्स से बनवाए जा रहे थे। Builder.ai तो एआई के नाम पर सिर्फ एक फ्रंट था। इसके अलावा कंपनी पर राउंड ट्रिपिंग का इल्जाम भी लगा, जहां वे झूठी ट्रांजैक्शंस दिखाकर अपने रेवेन्यू को ज्यादा शो कर रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकें। जैसे ही यह सच्चाई सामने आई, यह कहानी .com बबल की तरह लगने लगी। हालांकि अभी तक इस कंपनी को कोई सजा नहीं मिली है। इस पर फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मगर सवाल यह उठता है कि अगर हमने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा तो हम एक और नए और बड़े बबल की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है एआई। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।